नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन की रातों की नींद उड़ाएंगे अग्निवीर। क्या युवा और टेक सेवी ही है ड्रैगन के मुंह पर असली तमाचा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अग्निवीर भर्ती के लिए भारतीय सेना ने जारी किया नोटिफिकेशन, जुलाई से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कैलाश मानसरोवर को चीन से मुक्त कराने के लिए देश भर में जन जागरण कर रहे हैं भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इमरान खान ने लिया संकल्प, चुनाव की घोषणा होने तक पाक सरकार के खिलाफ जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे तो चीन के वुहान लैब से ही लीक हुआ था कोरोना वायरस, WHO चीफ के निजी बातचीत में ये कबूलनामा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चीन की रातों की नींद उड़ाएंगे अग्निवीर, युवा और टेक सेवी ही है ड्रैगन के मुंह पर असली तमाचा। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ योजना जब से लॉन्च हुई है तब से ही इसकी लगातार चर्चा हो रही है। इसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और इस बीच एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अग्निपथ स्कीम को इसलिए लाया गया ताकि भारतीय सेना को युवा और अधिक फिट बनाया जा सके, साथ ही इनकी भविष्य में तैनाती चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हो सके। भारत ने उम्मीद जताई है कि बीजिंग विवादित सीमा पर अधिक सैन्य दबाव बढ़ाएगा। जानकारियों के मुताबिक अग्निपथ स्कीम चीन को जवाब देने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। साथ ही भारत के युवा और टेक सेवी अग्निवीर ही हैं जो सीमा पर ड्रैगन के मुंह पर असली तमाचा साबित होंगे। केंद्र सरकार 17 साल से लेकर 23 साल के अग्निवीरों की भर्ती करके सैनिकों की उम्र प्रोफाइल को कम करना चाहती है। साथ ही केवल योग्य सैनिकों को ही सेना में रहने की परमिशन देना चाहती है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना से जुड़े वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कहा कि हमें युवा सैनिक चाहिए जिनमें जुनून और जज्बा हो। तीनों सेना के प्रमुख ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आधुनिक युद्ध के लिए युवाओं की बहुत ज़रूरतें हैं। उनके मुताबिक युवा बचपन से ही फ़ोन चलाना जानते हैं, ऐसे में आधुनिक युद्ध लड़ने के लिए वो बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निवीर भर्ती के लिए भारतीय सेना ने जारी किया नोटिफिकेशन, जुलाई से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ योजना के विरोध के बीच भारतीय सेना ने जरूरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और भर्ती के लिए जारी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलाई में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। भारतीय सेना के नोटिफिकेशन के मुताबिक 8वीं और 10वीं पास युवा भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बताया गया है कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और इनको किसी तरह की पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी और इसके अलावा सैनिकों को मिलने वाली कैंटीन की सुविधा भी अग्निवीरों को नहीं मिलेगी। पहले साल 30,000 रुपये महीना, दूसरे साल 33,000 रुपये महीना, तीसरे साल 36,000 रुपये महीना और चौथे साल 40,000 रुपये महीना। और इस पैकेज में से 30% हर महीने अलग जमा किया जाएगा। इतना ही पैसा सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कैलाश मानसरोवर को चीन से मुक्त कराने के लिए देश भर में जन जागरण कर रहे भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, भारत तिब्बत सहयोग मंच जिला सवाई माधोपुर की नवगठित जिला कार्यकारिणी की प्रथम बैठक रणथंभौर रोड स्थित एक होटल में आयोजित की गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान ने लिया संकल्प, चुनाव की घोषणा होने तक पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी नए चुनाव की घोषणा तक पाकिस्तान की आयातित सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। ARY न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार PTI प्रमुख ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनके आह्वान के लिए तैयार रहने का कहा, क्योंकि वो नए चुनाव की तारीख चाहते हैं। चुनाव की तारीख की घोषणा तक विरोध जारी रहेगा। वहीं दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने वाले अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने महंगाई में भारी वृद्धि की है, जिसका असर गरीब लोगों पर पड़ रहा है। इमरान खान ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से किसी भी प्रकार की छूट की मांग के बदले में राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के वुहान लैब से ही लीक हुआ था कोरोना वायरस, WHO चीफ ने निजी बात में कबूली ये बात। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस कहां से आया ये अब तक पता नहीं है, लेकिन लगातार दावा किया जाता रहा है कि ये चीन के वुहान शहर की लेबोरेटरी से लीक हुआ है और पूरी दुनिया में तबाही के लिए चीन जिम्मेदार है। अब कहा जा रहा है कि WHO प्रमुख भी इस दावे पर विश्वास कर रहे हैं। WHO के प्रमुख मानते हैं कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर के लैब से एक हादसे के बाद लीक हो गया। डेली मेल की खबर के
मुताबिक एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने रविवार को बताया कि WHO प्रमुख टेड्रोस एडनाम ने एक वरिष्ठ यूरोपीय नेता से कहा है कि वो मानते हैं कि हो सकता है कि वायरस वुहान की एक सीक्रेट लैब से लीक हो गया था। संभव है कि कोरोना की उत्पत्ति को लेकर वुहान लैब की थ्योरी ही सही हो। WHO ने पहले ही कहा था कि वायरस की उत्पत्ति को लेकर किसी भी थ्योरी को नकारा नहीं जा सकता। कोरोना वायरस वुहान शहर से फैला था और इसने वहां बड़ी तबाही मचाई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी का मिशन साउथ 30 जुलाई को हैदराबाद में पीएम मोदी की जनसभा, 10 लाख लोगों को जुटाने का है लक्ष्य। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में बीजेपी पीएम मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियों में जुट गई है। हैदराबाद में पीएम मोदी की सभा के लिए भारी संख्या में लोगों को निमंत्रण देने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी की तेलंगाना इकाई ने 3 जुलाई को हैदराबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंत में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए कम से कम 10 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के बड़े नेता संबोधित करेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और करीमनगर सांसद बंदी संजय कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के राष्ट्रीय प्रभारी अरविंद मेनन और राष्ट्रीय बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ने इस संबंध में तैयारियों का जायजा लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुवाहाटी दिल्ली इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, एक दिन में 3 विमानों ने की इमरजेंसी लैंडिंग। जी हां दोस्तों, पटना में एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टलने के बाद अब असम के गुवाहाटी में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। गुवाहाटी से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट टेक ऑफ के बाद एक संदिग्ध पक्षी से टकरा गया, जिसके बाद तुरंत ही विमान की गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने इस बारे में जानकारी दी है। इंडिगो से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक फ्लाइट 6E6394 में सवार सभी यात्रियों को दिल्ली जाने वाली दूसरी फ्लाइट में बिठाया गया। गुवाहाटी से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट रविवार को उड़ान भरने के बाद एक संदिग्ध पक्षी के टकराने की वजह से गुवाहाटी हवाई अड्डे पर वापस लौट आई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 23 जून को होगी बैठक, आमने सामने होंगे पीएम मोदी और शी जिनपिंग। जी हां दोस्तों, 3 महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी यूक्रेन युद्ध के बीच अब एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। पूरी दुनिया की नजर 23 जून पर टिकी हुई है। इस दिन दुनिया के 3 बड़े लीडर मिलने जा रहे हैं, जिनके मिलने से इस युद्ध के बाद के हालात की दशा और दिशा बदल सकती है। ये 3 लीडर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इतना ही नहीं, करीब 2 साल से चल रहे चीन और भारत के विवाद के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी आमने सामने होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साइबर सुरक्षा पर बोले अमित शाह, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है भारत, निचले स्तर तक किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा भारत का निर्माण, भारत के विकास के लिए जरूरी है। आज के युग में भारत का विकास हम साइबर सुरक्षा के बिना नहीं कर सकते। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महिला वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी, प्रधानमंत्री मोदी ने की नारी शक्ति की तारीफ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में इस साल चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए सभी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं। हाल में गुजरात आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए महिला मतदाताओं का जिक्र किया। मोदी ने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की और अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान उनके लिए करोड़ों की योजनाओं की घोषणा भी की। हालांकि आलोचक भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाने के लिए राज्य में महिला सुरक्षा के निराशाजनक आंकड़ों की ओर इशारा कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा बजट का वेतन और पेंशन के मद में खर्च करने में भारतीय सेना तीसरे स्थान पर। दोस्तों रुक करते हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ फूट सकता है विद्रोह, सीसीपी ने लाखों रिटायर्ड कैडेट्स को फौरन वापस बुलाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में शी जिनपिंग के अधिनायकवाद शासन के खिलाफ बहुत बड़े विद्रोह की आहट के बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपने लाखों रिटायर्ड कैडर्स को एक जगह जुटाना शुरू कर दिया है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि चीन में कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ कभी भी भारी विरोध फूट सकता है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने लाखों रिटायर्ड कैडर्स को एकजुट होने के आदेश दिए हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का संदेश छपा हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि कैडर्स को पार्टी के संकल्प के लिए एकजुट होने का आदेश है और उनसे पार्टी के लिए मदद मांगी गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्ष का सफाया कर तानाशाह बनना चाहते थे इमरान खान, मंत्री का दावा 15 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत का था प्लान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान फांसीवादी योजना के तहत इस साल के अंत तक पूरे विपक्षी नेतृत्व को अयोग्य घोषित करार करके 15 वर्ष तक शासन करना चाहते थे। और मीडिया में रविवार को आई एक खबर के अनुसार पीएमएल-एन के एक वरिष्ठ मंत्री ने यह दावा किया है। ऊर्जा मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने शनिवार को एक टीवी कार्यक्रम में कहा
कि उन्हें पहले से जानकारी थी कि खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष हुआ मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी और एहसान इकबाल सहित पूरे विपक्ष नेतृत्व का सफाया करना चाहते थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नाटो चीफ ने दी चेतावनी, सालों तक जारी रह सकता है रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध। जी हां दोस्तों, रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। दोनों देशों के बीच पिछले 116 दिनों में युद्ध चल रहा है और अभी भी हालात संकटग्रस्त बने हुए हैं। इसी बीच रविवार को रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर नाटो प्रमुख ने एक बड़ी बात कही है। नाटो प्रमुख ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध सालों तक चल सकता है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने के लिए तैयार रहना होगा। नेटो के महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन अगर रूस अपने सैन्य मकसद को हासिल कर लेता है तो उसकी कीमत इससे कहीं ज़्यादा बड़ी होगी। बता दें कि इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी इस बात को लेकर दुनिया को आगाह किया था कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो काफ़ी लंबा खिंच सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काबुल में गुरुद्वारे पर हमले के बाद भारत का बड़ा कदम, 100 से ज़्यादा सिख हिंदुओं को ई वीज़ा किया जारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में परवान के गुरुद्वारे पर हमले के बाद अफगान सिखों की शरण की गुहार के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाया है। गुरुद्वारे पर हमले के बाद से ही भारत का विदेश मंत्रालय करीबी से नजर रखे हुए है और गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान में 100 से ज़्यादा सिखों और हिंदुओं को प्राथमिकता के आधार पर ई वीज़ा प्रदान किया है। सूत्रों के अनुसार काबुल हमले के बाद गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान में 100 से ज़्यादा सिखों और हिंदुओं को प्राथमिकता के आधार पर ई वीज़ा दिया। भारत सरकार की ओर से जारी किया गया ई वीज़ा को ऑनलाइन आवेदन के जरिए हासिल किया जा सकता है। इससे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से पिछले साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे के वक्त भी ई वीज़ा जारी किया गया था। बता दें कि शनिवार को हुए इस हमले में एक सिख सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। यह हमला तब हुआ जब बंदूकधारियों ने एक हथगोला फेंका जिससे गुरुद्वारे के गेट के पास आग लग गई। हालांकि अफगान सुरक्षा कर्मियों ने विस्फोटक लदे एक गाड़ी को गुरुद्वारे में एंट्री करने से रोककर एक अन्य बड़ी घटना को टाल दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फेक न्यूज़ को लेकर बड़ा एक्शन, 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर बैन और 10 अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको लेकर तीनों सेनाओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी शंकाओं का समाधान किया गया है। इसके बाद भी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। इस पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अग्निपथ योजना पर फर्जी खबरें और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए सरकार ने 35 व्हाट्सएप ग्रुपों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले और दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना फैलाने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अगर किसी को गलत सूचना के बारे में संदेह है तो वो PIB का फैक्ट चेक देख सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक, राजनीतिक दलों से बातचीत के लिए बनेगी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टी की बैठक चल रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई सारे नेता मौजूद हैं। पिछले दिन भाजपा की ओर से पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर आम सहमति बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की जिम्मेदारी दी गई थी और इसके तहत राजनाथ सिंह ने कई विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत भी की थी। भाजपा ने राज्य इकाइयों और सहयोगियों के साथ समन्वय के लिए 14 सदस्यों की एक समन्वय समिति का गठन किया है। भाजपा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नामित किया है। वहीं भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और CT रवि इस समिति के सह संयोजक हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी, कुपवाड़ा और कुलगांव में एनकाउंटर, अब तक 4 आतंकी ढेर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। कुलगाम के DH-पुरा इलाके में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पुलिस और सेना संयुक्त रूप से ऑपरेशन में लगे हैं। कुलगाम में अब तक 2 आतंकी ढेर किए गए हैं और इससे पहले कुपवाड़ा पुलिस ने लोलाब इलाके में सेना के साथ एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार आतंकवादी शौकत अहमद शेख से मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा कुपवाड़ा के लोलाब क्षेत्र में अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद मुठभेड़ छिड़ गई है। कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया कि विभिन्न स्थानों की तलाशी के दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलियां चलाई, जिस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मार गिराए।
पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार आतंकवादी भी फंस गया। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में मुठभेड़ अभी जारी है। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में एक की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के साथ साथ 2-3 और आतंकवादी इस मौजूदा मुठभेड़ में फंसे हुए हैं और अभी मुठभेड़ चल रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वापस नहीं होगी अग्निपथ योजना, तीनों सेनाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन का 5वां दिन है। बीते 4 दिनों में प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में ट्रेन के डिब्बों को आग के हवाले कर दिया है और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है और इस दौरान तेलंगाना में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। इस बीच तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं ये आपको बता दें कि 1 करोड़ रुपए का मिलेगा मुआवजा अगर दुर्घटनाग्रस्त अगर कोई जवान शहीद हो गया तो, और इसी के साथ सुविधाएं नियमित सैनिकों जैसी मिलेंगी। कैंटीन का कार्ड भी मिलेगा। थल सेना में 1 जुलाई से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 24 जून को वायुसेना में पहले बैच के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 25 जून को नौसेना नोटिफिकेशन जारी कर देगा। वापस नहीं होगा अग्निपथ योजना। दोस्तों, ये बड़ा अपडेट है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है कि ये योजना किसी भी हालत में वापस नहीं होगा। सेना में भर्ती होने के लिए सबसे पहली जरूरत अनुशासन की होती है, इसीलिए युवाओं को शांत होकर योजना को समझना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब आधार से लिंक करना होगा वोटर आई कार्ड, सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग के साथ परामर्श के बाद मतदाता पंजीकरण नियम 1960 और चुनाव नियम 1961 में संशोधन किया है ताकि पिछले साल के अंत में बनाए गए चुनावी सुधारों को लागू किया जा सके। इसके तहत वोटर आईडी को आधार से लिंक करना भी शामिल किया गया है। इसके तहत अब वोटर आईडी को लिंक करने के बाद केवल एक ही वोटर आईडी कार्ड होगा। वहीं अगर किसी ने दूसरा वोटर आई कार्ड बनवाया है तो पहचान कर इसमें से फर्जी कार्ड को खत्म कर दिया जाएगा। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के लिए सरकार की ओर से। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।